रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे पूर्व सहयोगी, उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदेश को उपलब्ध करवाई और इस समय राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री अमित टंडन जी और टंडन परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, टंडन परिवार के सभी शुभचिंतक और जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। वास्तव में लखनऊ के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए श्रद्धेय लालजी टंडन जी का और श्री आशुतोष टंडन जी का असमय जाना यहां पे पार्टी के लिए भी और लखनऊ के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति थी। मेरा स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी गोपाल जी से संबंध उनके पूज्य पिता सदैव लालजी टंडन जी के द्वारा परिचय कराया गया। गोरखपुर आए सदैव लालजी टंडन जी का और श्री आशुतोष टंडन जी का असमय जाना यहां पे पार्टी के लिए भी और लखनऊ के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति थी। मेरा स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी गोपाल जी से संबंध उनके पूज्य पिता सदैव लालजी टंडन जी के द्वारा परिचय कराया गया। गोरखपुर आए थे, गोरखपुर में उन्होंने मेरा परिचय कराया कि गोपाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उनको कोई दायित्व प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया था और फिर एक दो बार उनसे भेंट हुई, लेकिन यह घनिष्ठता हम लोगों की बढ़ती गई जब लखनऊ के 2014 में उपचुनाव के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया था और प्रत्याशी बनाने के बाद अचानक किसी ने शरारतन सभा की परमिशन वापस ले ली। मैं दिल्ली में था, मेरे पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ थे, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में था। यहां से टंडन जी का फोन गया कि कार्यक्रम है। मैंने कभी नहीं, मुझे तो जानकारी मिली कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम होना है। मैं और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एक फ्लाइट में, हम लोगों ने रूटीन फ्लाइट बुक करा करके उस रूटीन फ्लाइट से टिकट करवा करके हम लोग लखनऊ के लिए आए। एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे थे तो प्रशासन ने वहां पे पहले से नाकेबंदी कर रखी थी, तो मंच हमारा हटा दिया गया था। तो मैंने टंडन जी से कहा, मैंने कहा सभा कैसे हो पाएगी, प्रशासन तो जाने नहीं दे रहा है, कार्यक्रम तो हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा केवल एक बार आप खड़े हो जाते तो
मैंने कहा खड़ा तो तब होऊंगा जब पहले यहां से बाहर जाऊं। और मैंने टंडन जी को चुपचाप इशारा किया। मैंने कहा आप गोपाल जी को लेकर के वहां पहुंचिए, मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाता हूं। तो ये दोनों निकले तो प्रशासन ने समझा कि अब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। तो इनको लेकर के ये लोग वापस आए तो दूसरे रास्ते से एक ट्रक लेकर के वहां खड़े थे और मैं दूसरे रास्ते से सभा में पहुंचा। और मुझे लगता है कि जैसे सभागार पूरा भरा हुआ है, पूरा आसपास का क्षेत्र भरा हुआ था और एक हारी हुई पारी हम लोग वहां चुनाव जीत चुके थे और गोपाल जी विधायक के रूप में आगे बढ़े। इस दौरान मेरी भी अपनी व्यस्तता थी, मैं सांसद था, मुलाकात बहुत हो नहीं पाती थी। लेकिन 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व दिया गया तो गोपाल जी उस समय चिकित्सा शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग का दायित्व गोपाल जी को मिला। पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने कार्य किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, माननीय रक्षा मंत्री जी के अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए लखनऊ में एससीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, इन सभी संस्थानों का विकास हो, इसकी चिंता थी। लोकल हॉस्पिटल्स की भी चिंता थी। लेकिन साथ साथ उस परंपरा का भी स्मरण इसके साथ जुड़ता रहे। जैसे आरएमएल के एक सेंटर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राम प्रकाश गुप्ता जी के नाम पर हो, लखनऊ के पूर्व मेयर डॉक्टर एससी राय जी के नाम पर एक विंग का नाम हो, यह भी वे लगातार चिंता करते थे। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जड़ता थी उससे पहले की सरकारों की, उस जड़ता को तोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए पूरी शालीनता के साथ, बिना कोई हो हल्ला किए हुए, बिना किसी प्रोपेगेंडा किए हुए, शालीनता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें प्रदेश में नगर विकास मंत्री का दायित्व मिला। नगर विकास में भी उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन को आगे बढ़ाने, अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनकी एक अहर्निश भूमिका थी। कार्य कैसे होना चाहिए उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। मैं 2019 का चुनाव चल रहा था। 2019 के चुनाव के दौरान वाराणसी में टंडन जी भी थे। वहां लोगों ने कहा साहब सुबह की बैठक में टंडन जी रहते ही नहीं है, और टंडन जी तो गायब हैं, रहते हैं सुबह के समय। मैंने कहा गायब नहीं रहते हो, किसी मिशन में रहते होंगे। तो मैंने सर्किट हाउस में टंडन जी को बुलाया। मैंने कहा टंडन जी क्या मामला है? उन्होंने कहा देखिए ये लोग जो बोल रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा यार मैं जाऊंगा तो काफिला रहेगा। कहा नहीं, चुपचाप चलते हैं और मैं बताता हूं कि देखिए मैं कहां कहां सुबह सुबह कार्य करता हूं। तो मैं समझ गया कि कोई रणनीति जरूर इनकी है। आप आश्चर्य करेंगे, कोई ऐसी गली नहीं थी वाराणसी की जो प्रातः काल 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, जहां वह कहीं चाय पीते थे, कहीं पान खाते थे, कहीं कुछ और खाते थे, और पूरे वहां के जितने भी छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके साथ इस आधार पर बेहतरीन संवाद बना करके उन्होंने उन्हें पार्टी के साथ जोड़ करके इस मुहिम को मजबूती देने का काम किया। उन्होंने कहा बताइए क्या बैठक महत्वपूर्ण है या ये मुहिम महत्वपूर्ण है? मैंने कहा नहीं, आप अपना कार्यक्रम करें। मुझे याद है जब गाजियाबाद का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का था जिसका बॉन्ड जारी होना था, हम लोग मुंबई गए थे। ये किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक गौरव की बात होती है। तो मुंबई गए थे, नगर विकास मंत्री के रूप में टंडन जी थे,
और साथ साथ हमारे सहयोगी उस समय प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी थे। हम लोग वहां गए तो फिर लोगों ने वहां पे सिद्धार्थनाथ सिंह आए मेरे पास, कहा कि कहो टंडन जी को मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं, कहीं पता नहीं। मैंने कहा देखो मुंबई के अंदर उन गलियों को ढूंढ रहे होंगे जहां पे कहीं कोई खान पान का सामान होगा। कुछ देर के बाद टंडन जी पहुंच गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा टंडन जी कहां चले गए? कहा नहीं कुछ परिचित थे मेरे। तब तक सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि टंडन जी को पता ही नहीं कि किस गली में कौन सा खान पान है। उन्होंने कहा चलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपको बता दूंगा उस गली में ये सामान आपको इस जिले के अंदर इस राज्य में मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक परिचित कन्याकुमारी जाना चाहता है, मुझे बताओ कि त्रिची से कन्याकुमारी के बीच में कोई होटल। उन्होंने कहा देखिए त्रिची के पास फलाने कोने पर एक होटल है जो शुद्ध सात्विक भोजन देता है और इतने रुपए थाली है, आप देखना वहां फोन आ जाइए, जब वो जाएंगे वहां भोजन लीजिए और भोजन करके मेरा परिचय देकर के फिर फोन करवा देना। और सचमुच ये सही साबित हुआ। पूरे देश के अंदर कहां पे कौन सी चीज मिलेगी ये व्यक्ति की रुचि दिखाती है, इतनी गहरी सोच के साथ। लेकिन जीवन उतना ही जितना समर्पण भाव के साथ विचारधारा के लिए कार्य करना, जितनी दोस्ती को निभाना, उतना ही जीवन में उन्मुक्त वातावरण में रह करके, बिना तनाव मुक्त वातावरण में रह करके, सभी प्रकार की कष्टों को घूट पी करके रह करके कभी उसको अपने चेहरे पर तनाव के रूप में व्यक्त नहीं होने दिया उन्होंने। यह उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और मुझे लगता है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की सफलता का सबसे बड़ा राज होता है कि तनाव झलके बगैर, हर प्रकार के कष्टों को अपने अंदर लेते हुए भी, जब उन्हें कैंसर की शिकायत आई, मुझे अचानक जानकारी मिली तो मैं देखने के लिए मेदांता में गया। मुझे डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या गोपाल जी को बता दिया क्या? उन्होंने कहा हाँ बता तो दिया है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैं गया था देखने, उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। मैंने कहा गोपाल जी स्वास्थ्य कैसा है? कहा एकदम मैं ठीक हूं, फिट हूं। मैंने कहा कुछ दिन रेस्ट ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप कहेंगे मैं रेस्ट ले लूंगा, लेकिन वैसे कोई समस्या नहीं है। कोई तनाव उनके चेहरे पर तब भी नहीं झलक रहा था। लेकिन हम सबकी एक सीमा है और मुझे लगता है कि जीवन की सच्चाई को हम में से हर व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है कि जन्म अगर जीवन की एक सच्चाई है तो मृत्यु भी उसकी एक सच्चाई है। और जन्म और मृत्यु की सच्चाई को अगर हम समझ जाएंगे तो संभवतः हमेशा अपने चेहरे पर खुशहाली को लाने में सफल होंगे, जिसके लिए स्वर्गीय आशुतोष टंडन गोपाल जी जाने जाते थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और जिस शालीनता के साथ कार्य करने की एक पद्धति उनकी थी, एक कार्य पद्धति का आज की पीढ़ी में आ जाए तो हम लोग वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कि 2047 में भारत को, दुनिया को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, उसको स्थापित करने में मदद मिल सकती है। मैं आज के इस अवसर पर स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्री लालजी टंडन फाउंडेशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम किया गया है, एक रचनात्मक कार्यक्रम, निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए।
जो स्वर्गीय लालजी टंडन जी, स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखे। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रचनात्मक होने चाहिए। इसमें केवल हम ही लोग ना आए, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के कार्यक्रम, विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, इंटर कॉलेज स्तर पर, क्योंकि उनका संबंध केवल राजनीति से ही नहीं था, समाज सेवा के एक बड़े आयाम से था। इन सब के साथ भी जुड़ा रहेगा। तो मुझे लगता है कि उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से फाउंडेशन को भी और टंडन परिवार को भी इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आत्मीय उद्बोधन